Hello students, this is Kritika. Welcome to E-Chemistry Academy. We are talking about chemical reactions and equations of class 10th. हम लोग पढ़ रहे हैं आज कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इससे पहले हमने देख लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं. साथ साथ में हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी देख लिया था. पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए. चलिए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग हर लेक्चर के पहले कुछ बैलेंस्ड इक्वेशंस देख लेंगे, बैलेंसिंग करना सीख लेंगे, ताकि क्या होगा कि हम लोग का जो बैलेंसिंग है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करना, क्योंकि ये 11th-12th में भी काम आएगा. या ऐसा बोल दो कि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बैलेंसिंग तो आपके काम आएगी ही. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो आपको करना क्या है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और उनके सिंबल्स भी लिखने हैं. स्टेट सिंबल क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसे भी लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड. अच्छा बच्चों, जिसको क्वेश्चन आता है वो सॉल्व कर लीजिए, साथ साथ में करते जाएंगे बाकी लोग. हाँ, तो क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट. तो रिएक्ट टू गिव, तो उससे पता चल रहा है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्या है, रिएक्टेंट है. और हमें क्या मिल रहा है, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड. तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2. साथ में कौन है, सोडियम सल्फेट जो कि होता है Na2SO4. और ये क्या दे रहे हैं, रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि होता है NaCl. ओके, इनके स्टेट लिख लेते हैं. स्टेट हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इन वाटर, मतलब अगर कोई भी सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है. तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाटर में है तो ये क्या हो जाएगा, एक्वस AQ. सोडियम सल्फेट भी क्या हो जाएगा, एक्वस. और आगे लिखा हुआ है इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट. इनसोल्यूबल कब होगा, जब प्रेसिपिटेट बन जाएगा. और प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे सेटल हो जाता है. इनसोल्यूबल है तो क्या होगा, सॉलिड. तो ये हो गया सॉलिड. और सोडियम क्लोराइड कैसा है, एक्वस. अब हम इनकी बैलेंसिंग देख लेते हैं. तो यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड बेरियम है 1 और प्रोडक्ट वाली साइड भी बेरियम 1 है. क्लोरीन की बात करें तो रिएक्टेंट वाली साइड क्लोरीन 2 है और प्रोडक्ट वाली साइड क्लोरीन 1 है. तो यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट हम सोडियम की बात करें तो सोडियम यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड 2 है और अब प्रोडक्ट वाली साइड भी 2 हो गया है. और सल्फेट भी यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड 1 है और प्रोडक्ट वाली साइड भी 1 है. तो हमारी इक्वेशन बैलेंस भी हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, sodium hydroxide solution in water react with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution and water. तो टू प्रोड्यूस से हमें समझ में आ गया है कि जो पहले जो गिवन है वो क्या है, रिएक्टेंट, और क्या प्रोड्यूस हुआ है उससे, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर. तो रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि है NaOH प्लस रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि होता है HCl टू गिव सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो कि है NaCl
प्लस वाटर। स्टूडेंट्स, जो लिखा हुआ है बस हमें वैसे के वैसे लिखते हुए जाना है, उनको बस वर्ड इक्वेशन को हमें केमिकल फॉर्म में लिखना है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, बस ये बहुत ही इजी है। हम यहाँ पे बैलेंसिंग देख लें तो यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड सोडियम 1 है तो प्रोडक्ट वाली साइड भी सोडियम 1 है। रिएक्टेंट वाली साइड ऑक्सीजन 1 है तो प्रोडक्ट वाली साइड ऑक्सीजन भी 1 है। रिएक्टेंट वाली साइड हाइड्रोजन 1 और 1 कितने हो गए 2, तो प्रोडक्ट वाली साइड भी हाइड्रोजन 2 है। और क्लोरीन रिएक्टेंट वाली साइड 1 है तो प्रोडक्ट वाली साइड भी क्लोरीन 1 है। तो बैलेंस्ड है हमारी इक्वेशन ऑलरेडी। अब हम इनका स्टेट लिख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाटर में है तो ये क्या हो गया एक्वस AQ, और HCl भी वाटर में है तो ये भी हो गया AQ, और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ये भी वाटर में ही प्रेजेंट है इसलिए ये भी AQ, और वाटर क्या है एक्वस, या वाटर को आप लिक्विड भी लिख सकते हैं। देखिए कितना इजी है ये। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे टाइप्स की होती है। तो उसमें फर्स्ट है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्लो मतलब जो रिएक्शन बहुत ही स्लो हो रही है, जिसको कंप्लीट होने के लिए बहुत सारे साल लग रहे हैं, बहुत मंथ लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो वैसी रिएक्शन किस में आ जाएगी स्लो रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में रस्ट लगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, तो वो किस में आ जाएगी स्लो रिएक्शन में। नेक्स्ट है फास्ट रिएक्शन, जो कि बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाए, या तो कुछ सेकंड्स लगे, मिनट्स लगे, घंटे लगे, या फिर कुछ दिन ही लग रहे हैं जिनको कंप्लीट होने में, तो वो किस में आ जाएगी फास्ट रिएक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को पता ही है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट बहुत ही जल्दी अपना फूड बना लेते हैं, तो किस में आ जाएगी वो फास्ट केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझिए। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाना और प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहा है। कोई भी कंपाउंड जो कि रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ब्रेक होकर प्रोडक्ट में बन रहा है और वापस से मिलकर रिएक्टेंट में बन रहा है, तो वो हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि रिवर्स हो सकती है। उसका जो सिंबल होता है या जो एरो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। दूसरी है इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बन रहा है और यहीं पर ही कंप्लीट हो गई रिएक्शन, तो एक इसमें आ जाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट है एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हो रहा है कि कोई भी चीज़ ऐड हो रही है या कोई केमिकल्स ऐड होके एक नया केमिकल बना रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन किस में आएगी एडिशन और कॉम्बिनेशन में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिक्स कर क्या बना रही है वाटर बना रही थी। ये रिएक्शन आप देख चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर क्या हुआ एडिशन हो गया, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर दिया उन्होंने। तो ऐसी रिएक्शन किस में आई जाएगी एडिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तीन टाइप्स की होती है, एलिमेंट एंड एलिमेंट, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, एलिमेंट प्लस कंपाउंड। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सब्सटेंसेस है वो या तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट हो, एक सब्सटेंस एलिमेंट दूसरा भी एलिमेंट हो, बनेगा तो कंपाउंड ही। सेकेंड है कंपाउंड हो और दूसरा सब्सटेंस भी कंपाउंड हो। थर्ड है कि पहला सब्सटेंस एलिमेंट हो और दूसरा कंपाउंड हो। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटी है और ऑलवेज बनेगा तो आपका क्या कंपाउंड ही बनेगा। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, मतलब ब्रेक होना।
या छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है कोई भी सब्सटेंस। तो यस स्टूडेंट्स, यही है यहाँ पर डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि एक सब्सटेंस ए बी, हम मान ले एक सब्सटेंस क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है ए प्लस बी में। ए बी नाम का कोई सब्सटेंस है, वो ब्रेक हो गया ए प्लस बी में, डिकम्पोज हो गया, छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट गया, तो उसे बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन। यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कुछ हीट की नीड होती है। हीट या तो हम बर्नर के थ्रू दे दें, या सनलाइट के थ्रू दे दें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दे दें। तो उसी पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो थर्मल का मतलब हो गया कि हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट दे रहे हैं। और फिर है फोटो मतलब सनलाइट के थ्रू हम हीट दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि एक ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, तो ये दो टाइप के होंगे, या तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे हम डिटेल से केमिकल इक्वेशंस के थ्रू जरूर देखेंगे आगे। ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि होने क्या वाला है आगे। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है ना। ये हमने देख ही लिया था। एक्सोथर्मिक का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ही आपने घर में देखा होगा कि जिनके भी घर में वाइट वॉशिंग होती है, या चूना जो होता है, चूने के अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो वहाँ पर कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सेकेंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसने हीट ली और उसके बाद वो ब्रेक हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में देखेंगे। तो अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के टाइप से, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन होने वाला है इसके अंदर कुछ। तो स्टूडेंट्स वही होगा, टू और मोर सब्सटेंसेस मिलकर कुछ एक कॉमन सब्सटेंस बनाएं या कंबाइन होकर एक कॉमन सब्सटेंस बनाएं, तो उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप समझ सकते हैं कि ए कोई सब्सटेंस है और बी कोई दूसरा सब्सटेंस है, दोनों ऐड होकर एक नया सब्सटेंस बना लिया जो कि है ए बी। ओके, नेक्स्ट आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिक्स होकर उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बना दिया। नेक्स्ट CaO जो कि चूना होता है, उसके अंदर जैसे ही हमने पानी डाला तो क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं इसे, जो कि वाइट वॉशिंग के काम आता है वॉल्स पर, और हीट बहुत ज़्यादा लिबरेट होती है इस टाइम पर। और इसको तो CaOH का होल ट्वाइस, इसे आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, और आज इसका केमिकल फॉर्मूला भी पढ़ लीजिए। जो चूना होता है वो होता है CaO, जब हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो सब्सटेंसेस ऐड हो रहे हैं तो वो जो दो सब्सटेंसेस हैं वो या तो एलिमेंट होंगे, या फिर एलिमेंट कंपाउंड होंगे, या फिर कंपाउंड एंड कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसी बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है कि जो वो दो सब्सटेंसेस थे वो दोनों ही एलिमेंट हो, दोनों ही क्या हो, एक एलिमेंट हो और दूसरा भी एलिमेंट हो, और मिलकर क्या बन जाएगा, कंपाउंड। तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेबर्स प्रोसेस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और आप लोग सब अच्छे से जानते भी होंगे इस प्रोसेस को। यहाँ पर अमोनिया बनता है
और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, उससे क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, जो कि फर्टिलाइज़र में वर्क होता है। आप लोग को पता ही है इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए N2 क्या है, एलिमेंट है, और H2 भी क्या है, एलिमेंट है। दोनों मिलकर क्या बन गए, NH3, जो कि है कंपाउंड। जो एलिमेंट प्लस एलिमेंट इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उसे सिंथेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, या सिंथेटिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये याद रखना बच्चों कि एक और नाम है इसका, सिंथेटिक कंपाउंड। तो जितनी भी सिंथेटिक रिएक्शंस होती है तो वो सारी एडिशन रिएक्शन होगी सही, या एडिशन को मैं बोल सकती हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी सही, लेकिन सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंथेटिक नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एलिमेंट एंड एलिमेंट वाली रिएक्शन को ही हम सिंथेटिक रिएक्शन बोलेंगे। पर अगर एक एलिमेंट की जगह कंपाउंड आ जाए, या फिर कंपाउंड प्लस कंपाउंड वाली रिएक्शन होगी, तो उसे हम सिंथेटिक रिएक्शन नहीं बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अगर दोनों ही कंपाउंड हुए तो किस टाइप से रिएक्शन होगी। अगर दोनों ही कंपाउंड हो रहे हैं, जैसे कि NH3, उसके अंदर हमने HCl मिला दिया, तो क्या बन गया, NH4Cl बन गया। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये भी कंपाउंड है और दूसरा भी कंपाउंड है। तो यहाँ पर भी एडिशन हो रहा है और ऐड होकर एक ही कंपाउंड बन रहा है, जो कि बन रहा है NH4Cl। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज CaO प्लस CO2 तो अबाउट CaCO3। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये भी कंपाउंड और दूसरा भी कंपाउंड, और क्या बन गया, एक एडिशन रिएक्शन हो गई यहाँ पर, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, और क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया है। ठीक है, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही कंपाउंड बना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसे भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 2CO, CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये क्या है, कंपाउंड है, और दूसरा क्या है, एलिमेंट है। नेक्स्ट है SO2 और ऑक्सीजन रिएक्ट करके SO3 बना रहा है, ये भी कंपाउंड है और ये भी एक एलिमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने अभी तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली है, तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ऑलवेज एक ही कंपाउंड बन रहा है, या ऐसा बोलूँ कि दो कंपाउंड मिक्स होकर दो कंपाउंड या दो एलिमेंट, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड, या ऐसा बोलते हैं कि दो सब्सटेंसेस मिक्स होके कंबाइंड होकर सिर्फ एक ही नया सब्सटेंस बना रहा है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक और चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। और एक्सोथर्मिक का मतलब अब आप अच्छे से जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है जिसमें कि हीट रिलीज होती है। मैंने आपको बताया था, इसे अलग पढ़िए, एक्सो को अलग और थर्मिक को अलग। थर्मिक मतलब हीट और एक्सो मतलब हीट का रिलीज होना। तो हीट रिलीज हो रही है तो ऐसी रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। जैसे कि CaO प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि होता है चूना, वाइट वॉशिंग के काम आता है, और हीट रिलीज हो रही है। और एंडोथर्मिक दूसरा होता है जिसके अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब तो आप लोगों को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक अच्छे से लर्न हो ही गया होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर सब्सटेंस डिकम्पोज होगा, ब्रेक होगा, सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जब भी कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है तो उसे हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, या हम बोलते हैं उसे हम हीट दे रहे हैं। तो या तो हम हीट देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल है AB, ये एक मॉलिक्यूल है AB, ठीक है, और ये ब्रेक होगा किसमें, इसे हमने हीट दी और ये किसमें हो जाएगा ब्रेक, A प्लस B में, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक हो जाएगा।
हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, उसे जब हमने हीट दी तो ये क्या हो गया, CaO और CO2 के अंदर ब्रेक हो गया, दो सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ये ब्रेक हो गया है। हम नीचे इसका एपरेटस भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है जिसके अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया है और नीचे से हम बंसन बर्नर के थ्रू गर्म कर रहे हैं। जब हमने इसे डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो गैस आ रही है तो उसके पास जब हमने कैंडल लेकर गए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जली हुई कैंडल क्या हो गई, बुझ गई, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई है, CO2 गैस रिलीज हुई है। जो CO2 गैस होती है वो आग बुझाने के काम आती है। आप लोगों को पता भी होगा कि जो फायर विकेट के अंदर जो गैस होती है या फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो गैस होती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, CO2 गैस ही रिलीज होती है, क्योंकि CO2 गैस क्या होती है, आग बुझाने के काम आती है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस नए डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर ब्रेक हो रहे हैं या सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके अब टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स में फर्स्ट आएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि हम उसे क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। थर्मल का मतलब हो गया हीट, तो हम बर्नर के थ्रू कंपाउंड को हीट दे रहे हैं ताकि वो ब्रेक हो सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेड सेकेंड नाइट्रेट है, जब हमने इसे हीट दी तो हीट का सिंबल होता है ऐसे छोटा सा ट्रायंगल, तो उसे हम एरो के ऊपर लिखते हैं। जब हमने इसे हीट दी तो ये क्या हो गया, PbO के अंदर ब्रेक हो गया, NO2 गैस रिलीज होगी और O2 गैस रिलीज हो गई। तो ये जो है PbO वो क्या बन गया, सॉलिड, आप नीचे देख सकते हैं। और NO2 गैस जो कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है वो उड़ गई है, यहाँ पर रिलीज हो रही है, और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो गई है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कंपाउंड को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो रही है जो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं, वाटर का ब्रेक होना। आप लोगों को पता है वाटर इजीली ब्रेक नहीं होता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो अपने सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक मग ले लिया है, उसके अंदर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा दिए और मग के अंदर हमने वाटर डाल दिया है। ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब से उसके अंदर भी वाटर है, और जो ग्रेफाइट की रोड से उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को नेगेटिव टर्मिनल से। जो एनोड है उसे पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलेंगे और जो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जब बैटरी से कनेक्ट किया तो हमने देखा कि जो पॉजिटिव है वहाँ पर क्या हो गया, जो वाटर जब ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई और नेगेटिव टर्मिनल की साइड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और यहाँ ऊपर है हाइड्रोजन। आप लोग को साथ में ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो गैस का डिफरेंस भी है। तो गैस का डिफरेंस क्यों है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस में डिफरेंस क्यों है? तो आप लोग देखिए इधर कि यहाँ पर वाटर के दो मॉलिक्यूल्स है, इसे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई और उससे क्या हो गया, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ब्रेक हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो गैस होगी वो ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन गैस कम होगी। तो आप लोग देख सकते हैं इधर भी ऑक्सीजन क्या है, कम है, और हाइड्रोजन गैस क्या है, ज़्यादा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम जो डिकम्पोज करेंगे, एलिमेंट्स को ब्रेक करेंगे, तो उसे किससे करेंगे, लाइट के थ्रू ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर जो लाइट यूज़ कर रहे हैं वो हम सनलाइट यूज़ कर रहे हैं। तो AgCl जो कि सिल्वर क्लोराइड होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, Ag में और Cl2 में।
क्लोरीन हमेशा Cl2 में रहता है, ये तो आप लोग को पता ही है। रीज़न भी आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हमने चाइना डिश ली है, उसके अंदर AgCl को रख दिया है और सनलाइट की प्रेजेंस में जो AgCl है वो ब्रेक हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक और रिएक्शन है जो कि है एनालिसिस रिएक्शन। एनालिसिस रिएक्शन में क्या होता है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। तो इस वाली रिएक्शन में क्या होगा कि जो कंपोनेंट है वो ब्रेक होगा उसी के सिंपलर एलिमेंट्स में। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि एलिमेंट्स में ही ब्रेक होना होता है। किस में ब्रेक होगा, यहाँ पर एलिमेंट्स में। कंपाउंड आपका किस में डिकम्पोज हो रहा है, एलिमेंट्स में। अगर आपका कंपाउंड एलिमेंट प्लस कंपाउंड में ब्रेक होगा तो उसे हम एनालिसिस रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर जरूरी है कि कंपाउंड किस में ब्रेक हो, एलिमेंट्स के अंदर ही ब्रेक हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मर्क्यूरिक ऑक्साइड MgO, जो इसे हमने हीट दी तो क्या हो गया, मरकरी और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो गया है। ये दोनों क्या है, एलिमेंट है। साथ में हम अब बोल सकते हैं कि जितनी भी एनालिसिस रिएक्शन होती है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जरूर होगी, पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनालिसिस रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो एलिमेंट और कंपाउंड में भी ब्रेक हो सकती है, लेकिन एनालिसिस रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एडिशन रिएक्शन हमने लास्ट देखी थी, ये उसका एनालिसिस रिएक्शन उसका जस्ट ऑपोजिट है। वहाँ पर क्या हो रहा था, A + B मिलकर AB बन रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, AB ब्रेक हो रहा है किसमें, A + B में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी के बारे में है, और ये NTSC 2015 में आया हुआ भी है। तो क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, कि जो वाटर का हाइड्रोलाइसिस हुआ है वो किस टाइप का रिएक्शन है। अगर बच्चों आपको खुद से आता है तो आप खुद से सॉल्व कीजिए, वरना मैं तो आपको बता ही रही हूँ। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर अभी हमने देखा था कि ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और यहाँ पर हमने क्या दिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। हमने क्या किया था हाइड्रोलाइसिस वाटर में, 2H2O, इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई थी, और जिससे क्या हो गया, 2H2 + O2 में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ साथ में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। तो और ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, C।